भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी पहले बड़े चुनाव के नतीजे का आज दिन है। डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती का 1 घंटा पूरा हो चुका है और शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। रुझान में गुपकार अलायंस 11 सीटों पर आगे दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। 6 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 2 पर और अन्य 5 सीटों पर आगे हैं। तो ये अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि 9 बजे काउंटिंग शुरू हुई है और जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा ये तस्वीर और साफ होती जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, सबसे बड़ी बात यह कि 370 हटने के बाद ये पहली चुनावी प्रक्रिया इस इलाके में हुई है और इसीलिए जो दांव पर लगे हैं स्टेक्स वो बहुत हाई हैं। दावे अलग अलग दोनों पक्षों के हैं, लेकिन बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस और बीते वक्त में हाल ही में बल्कि जिस तरह से हैदराबाद में कमल खिला है, उसके बाद यही सवाल उठ रहे थे कि क्या अब कश्मीर में एक कामयाबी बीजेपी हासिल कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे केंद्रीय मंत्रियों की फौज वहां पर उतरी, दावे बड़े हैं लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस पर हमारी नजर रहेगी और आज 1 घंटे इसी पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। 9 बजे से ये मतगणना शुरू हो चुकी है और इसके लिए व्यापक इंतजाम कल रात से ही किए गए थे। इस वक्त श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री है, जबकि काठी के दूसरे इलाकों का तापमान -3 से -5 तक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मतगणना है उसके लिए काम चल रहा है। दरअसल अगर देखें तो ये नतीजे जो हैं सबसे पहले कश्मीर में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जम्मू के मुकाबले में बहुत कम मतदान हुआ। यही कारण है कि बहुत जल्दी जो है सबसे पहले नतीजे कश्मीर के पुलवामा जिले और शोपियान जिले से आएंगे, जहाँ पर बहुत कम वोटों की गिनती होनी है। लेकिन इन चुनावों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो न सिर्फ जो 140 जम्मू में, 140 कश्मीर में, यानी 280 जो जिला विकास परिषद की सीटें हैं उनके लिए न सिर्फ 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों के बागी का आज फैसला होगा, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे सैकड़ों जो पद पंचों और सरपंचों के थे उनके लिए भी इन्हीं चुनावों के साथ चुनाव हुए थे। जो कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा जो उम्मीदवार हैं इन चुनावों में खड़े थे, जिनके बागी का फैसला आज होगा। दरअसल पहली बार जो है कई चुनावों के बाद कश्मीर में जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया इन चुनावों में, यही कारण है कि जो नतीजे आने में काफी देर भी लग सकता है। कई जगहों पर बहुत जबरदस्त भारी मतदान हुआ, 80 से 90% तक। वहां पर उम्मीदवारों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी और यही कारण है कि कई इलाकों में जो है देर शाम तक जो है नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर इन चुनावों पर जो है देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले चुनाव ये कश्मीर में थे और जिस अंदाज से 50% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है, उससे कहीं ना कहीं अब ये साफ कश्मीर में हो जाएगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जमकर प्रचार किया था पूरे चुनावों के दौरान, उसका उनको कितना लाभ होगा, और साथ ही साथ जो गुपकार अलायंस में अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनका भविष्य जम्मू कश्मीर में किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है कि इन चुनावों के सफल आयोजन के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन इस बात को लेकर खुश है कि बिना किसी बड़ी हिंसक वारदात के ये संपूर्ण जो 8 चरणों में चुनाव हुए थे वो सफल तरीके से हुए और आज इनके नतीजे भी आ रहे हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो नतीजों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। दिन आगे चढ़ेगा, तस्वीर और साफ होती जाएगी और स्क्रीन पर आपको लगातार आंकड़े भी दिख रहे हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ आ गए हैं, पीडीपी से
निजामुद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार इस वक्त मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी भी आ गए हैं हमारे साथ और प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक तो क्या हलचल अभी वहां है ये तो आप हमें बताइएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये भी देखना है कि 370 हटने के बाद जो पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनावी प्रक्रिया वहां हो रही है, 51.76% वोटिंग हुई है। क्या मैसेज यहां से निकल कर आता है? जी मीनाक्षी, ये साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव के नतीजे हैं, ये सभी पार्टियों का जो है भाग्य जो है वो क्लियर करेगी, कौन सी पार्टी इसमें कितना दम है। और सबसे ज्यादा जो है जो गुपकार अलायंस की जो गठबंधन है, जिसमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, इनडायरेक्टली कांग्रेस भी है, बाकी के जितने भी गठबंधन है उनका है, और एक है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि उसको हेड कर रहे हैं अल्ताफ बुखारी है, वो पीडीपी के पहले मंत्री थे। और कांग्रेस का जो कुछ इलाकों में कश्मीर में हल्का सा असर है वहां पर, और जम्मू में भी हल्का सा है। और जम्मू में जो 3 लोगों की लड़ाई चल रही है यहाँ पर जम्मू की जो सीटें हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कुछ इलाके में जैसे उधमपुर में है, वहां पर पैंथर पार्टी वर्सेस बीजेपी है। कठुआ में जो लाल सिंह की पार्टी जो कि बीजेपी के मंत्री थे पहले, उनका वर्सेस बीजेपी है। और कश्मीर वादी में जो है पीपल अलायंस वर्सेस बीजेपी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना दम लगा दिया है इस पर वादी कश्मीर में, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जो है कश्मीर वादी से कितने वोट आते हैं और कितने सीटें आती है और कितने चेयरमैन बनते हैं, वो सबसे ज्यादा उनका है। और मुझे लगता है कि आज रात देर तक इनके चुनाव के नतीजे आएंगे। और जैसे बीजेपी का कहना है कि उनकी जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल के चेयरमैन अधिकतर जो है 20 में से कम से कम उनको आशा है कि 15 या 16 उनके होंगे। चलिए, आप जिन दावों का जिक्र कर लेते हैं, संबित पात्रा जी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। संबित पात्रा जी, भविष्यवाणी से ही शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के दिन से? देखिए मीनाक्षी जी, आज एक भारतवर्ष के लिए मैं कहूंगा बहुत इमोशनल पल है। ये बहुत ही हृदय के करीब वाले पल हैं। और मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, यहां पर जो बैठे हुए पीडीपी के प्रवक्ता आने वाले हैं वो पीडी के प्रवक्ता हैं, उससे पहले हम सब भारतीय हैं। ये भारत के लिए, आपने ठीक कहा, अशरफ वानी जी कह रहे थे पूरी दुनिया की निगाहें इन चुनावों पे टिकी हुई है। ये भारत के लिए बहुत एक मोमेंटस पल है। और पहले मैं बिगिन करता हूं, आरंभ करता हूं वो 450 महिलाएं जो इन चुनावों में भाग ले रही हैं। सैल्यूट टू दोज वुमेन, वो महिलाएं जो निडर होकर इस चुनावों में भाग ले रही हैं, उनको मैं नमन करता हूं। 4181 कैंडिडेट, और अगर सब मिलाया जाए सरपंच इत्यादि, तो लगभग 20,000 से अधिक कैंडिडेट इसमें भाग ले रहे हैं, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूं। मैं हमारे फोर्सेस को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वहां पर जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे चुनाव को कंडक्ट किया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं नमन करता हूं कश्मीर की जनता को। 51.76% कश्मीर और जम्मू की जनता ने निकल करके जिस प्रकार मतदान दिया है, जिस प्रकार उन्होंने भाग लिया है इस लोकतांत्रिक सेलिब्रेशन में, यह अपने आप में एक इतिहास करता है। जम्मू कश्मीर में किसी भी सेपरेटिस्ट पार्टी ने कोई कॉल नहीं दिया बॉयकॉट का, और यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से सुचारू रूप से इलेक्शन हुआ। जीते कोई हारे कोई, मगर आज लोकतंत्र ऑलरेडी जीत चुका है, इसलिए मैं भारत के लोकतंत्र को सैल्यूट करता हूं। ठीक है, भविष्यवाणी के लिए मैंने एक नंबर आपसे पूछा था, एक नंबर अगर आपको कोट करना हो तो। नहीं, मैं नंबर नहीं कोट करूंगा मीनाक्षी जी। देखिए, बीजेपी जीतेगी या गुपकार जीतेगा या कौन जीतेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान जीतेगा, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे साथ पीडीपी से भी मेहमान आ गए हैं। सर, आपको मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? चलिए, उन तक शायद आवाज नहीं जा रही है अभी, हम फिर उनसे संपर्क करेंगे। आशुतोष जी, आज के दिन में जब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि ये नाक का सवाल है, ये साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस, ये चुनाव के नतीजे कम से कम एक तरह से एक जनमत संग्रह के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिससे आगे कश्मीर की नीति और भविष्य तय होगा पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत।
देखिए मीनाक्षी जी, ना तो ये नाक का सवाल है ना ये साख का सवाल है। मैं समित पात्रा की इस बात से सहमत हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खबर होगी अगर कश्मीर के अंदर हम सुचारू हेलो जी जी बोलिए सर। अगर कश्मीर के अंदर सुचारू रूप से चुनाव होता है, वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम सबके लिए एक बड़ी खबर। इससे मैं किसी तरीके से कोई इनकार नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि आज का जो चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे कि जम्मू में तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन घाटी के अंदर जो है वो गुपकार को बढ़त मिलेगी। मुझे एक बात आज सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम समित पात्रा जी ने एक बात तो माना कि जो पीडीपी के साथी वो भारतीय है और जो गुपकार अलायंस के लोगों को गुपकार गैंग नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है इस कश्मीर के संदर्भ में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो कश्मीर समस्या को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कश्मीर समस्या को और आप खराब करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की भाषा अगर कश्मीर में ना होती तो बेहतर होता, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्होंने लगातार भारत का झंडा उठाया है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो। ये सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन से लगातार भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखते रहे। पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार रही है, तो ऐसे लोगों को अगर साथ आते, अगर आप उनको गैंग कहते हैं तो आप उनको डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज समित पात्रा जी ने किया है, बहुत अच्छा। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये बात ठीक लगती है कि चुनाव एक ऐसा पर्व है जिसमें जितनी बेहतर लेकिन आशुतोष जी, जो हालिया बयान थे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के थे या महबूबा मुफ्ती के थे, क्या आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि हम चीन की मदद से धारा 370 बहाल कर देंगे, महबूबा अगर ये कह रही है कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, क्या इन बयानों को नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये आपत्तिजनक बयान है। लेकिन देश के गृह मंत्री अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे कि आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं या समस्या को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। मेरी सिंपल सी बात है, कोई भी इस देश का कोई भी आदमी अगर वो चीन की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, तो उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, उसको कंटेस्ट करना चाहिए और उसकी भाषा पर उसको ठीक है, करनी चाहिए। डॉक्टर समित पात्रा, आप एक बार जवाब दे दीजिए इस बात का, फिर हम भट्ट साहब के पास जाएंगे। ठीक है डॉक्टर पात्रा। देखिए, आज का दिन एक बहुत मैं कहूंगा एक परिपक्वता का दिन है, एक मैच्योरिटी का दिन है, क्योंकि लोकतंत्र के विषय में और लोकतंत्र की विजय के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मगर यहां भाषा की चूंकि बात हुई, मैं यहां भाषा के विषय में डिस्कशन नहीं करना चाहता था। मैं याद दिला दूं, अक्टूबर के महीने में जब 14 महीने के डिटेंशन के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती बाहर आई तो उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो बयान था, 2 बयान थी। पहला बयान था कि जब तक हमें अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं मिलेगा तब तक मैं भारत के झंडे के नीचे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, क्योंकि इस झंडे से, जम्मू कश्मीर के झंडे से ही हमारे भारत के झंडे का सरोकार है। मगर फिर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जबकि पिछली बार उन्होंने अर्बन बॉडी इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। यह अपने आप में संविधान की जीत को ही दर्शाता है। दूसरी बार इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन की मदद से हम पुनः आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। ऐसे में गृह मंत्री होने के नाते गुपकार को आड़े हाथ लेना, उनके विषय में जो सत्य है उसको जमाने के सामने रखना, उसको विश्व के सामने रखना, यह उनका कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात है, यहां कांग्रेस का प्रवक्ता आज नहीं है। याद करिए, पहले उसी गुपकार अलायंस में कांग्रेस भी शामिल थी। जब हमने सच्चाई को दिखाया तो कांग्रेस को बाध्यतम पर्दे के पीछे हाथ मिलाना तो रखना पड़ा, पर्दे के आगे वो जुदा हो गए। ये डाइवोर्स पर्दे के आगे हुआ है, पर्दे के पीछे अभी भी वो एक हैं। चलिए, भट्ट साहब भी आ गए हमारे साथ। निजामुद्दीन भट्ट साहब, आप पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। भट्ट साहब, सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि कितना बड़ा ये जो है एक टक्कर, जो गुपकार अलायंस वर्सेस बीजेपी, आज के चुनाव के नतीजे बहुत हद तक इस पर आगे की तस्वीर तय करेंगे। लेकिन सवाल गुपकार अलायंस से तो स्पेसिफिकली ये उठता है ना कि आप लोगों के ऊपर अस्तित्व का इतना बड़ा संकट था कि विचारधारा से भी समझौता करके जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी उन्हें साथ आना पड़ा। देखिए, कोई भी सियासी पार्टी हमेशा लोगों के जज्बात की कदर करती है। यू आर रन बाय पीपल सेंटिमेंट। जो यहाँ सूरत हाल बनी 2019 में, उससे आपको ये मानना पड़ेगा, सारे हमारे मुल्क के लोगों को मानना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार को मानना पड़ेगा कि एक बड़ा तबका उन तमाम एक्शन से नाराज रहा है, नाराज रहे, नाराज हैं। उस सेंटिमेंट को समेटने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं बनता था। इनको एक साथ होना ही होना था। एक साथ हो गए, इसलिए हो गए कि ये कोई कन्फ्रंटेशन की बात नहीं, या मुल्क के सामने खड़ा होने की बात नहीं है, उनके साथ टकराव की बात नहीं है। नहीं, लोग नाराज रहे हैं, लोग नाराज रहे हैं, जो मुख्य दल वहां के हैं वो नाराज रहे हैं। 51% वोटिंग हो रही है सर।
लोग घरों से बाहर नाराज निकलकर रहे। लोकतांत्रिक लोग प्रक्रिया में हिस्सा नाराज लेने के लिए रहे आए हैं, हैं। वोट डालने के लिए आए हैं। नाराज रहे हैं और लोग आज ये फैसला कर ही लेंगे कि वो नाराज थे और नाराज हैं, उसमें दो राय नहीं है। आपको बिटवीन द लाइन्स रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। द मैंडेट दैट विल कम ऑन दीज इश्यूज, चाहे वो इश्यूज आगे किस हद तक चलेंगे किस हद तक नहीं चलेंगे वो अलग बात भट्ट साहब, लेकिन जो गुपकार अलायंस में दल आ रहे हैं, देखिए उनका दोहरा चरित्र कैसे उजागर हो रहा है, जिस बात को यहाँ पर अभी डॉक्टर संबित पात्रा भी उठा रहे हैं कि 2018 में यही पीडीपी जो है इस बात का विरोध करती है कि हम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, 35A को समर्थन नहीं मिलने की वजह से, और आप इस बार के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं कहा जाएगा तो क्या है फिर? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी भी डिस्पेंसेशन के कंडक्ट के मुताबिक रिएक्शंस रहती हैं। जब पंचायत इलेक्शंस का बाइकआउट हुआ तो माहौल एक तरह का था, असेंबली बंक हो गई थी, लीडरों पे आताब आने वाला था, बीजेपी सरकार डंडे के जोर से यहाँ लोगों को अपना हमनवा बनाना चाहती थी, तो उस मामले में जो जमहूरी अमल वो मकदर रहता, दैट वुड बी सीन एज ए पोल्यूटेड एक्सरसाइज, उससे दूर रहे। आज की ये ठीक है, आपकी इस बात पर डॉक्टर संबित पात्रा जवाब देंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी कमी है। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। वोटों की गिनती से पहले बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने 100 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों के जो नतीजे हैं आज आने वाले हैं, और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले आप जो है बावे वाली माता के यहाँ पर दर्शन करके आए हो और माता से प्रार्थना करके आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या है बीजेपी के चांसेस इन चुनाव में? 70 वर्षों बाद, स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार मौका आया है कि जब जम्मू कश्मीर की जनता को हकीकत में भारतीय लोकतंत्र का लाभ हुआ है। यहाँ कभी भी इससे पहले ना तो पंचायतों को अधिकार दिए गए, ना यहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए और ना ही यहाँ कभी जिला परिषद के चुनाव हुए। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बड़ा उपहार है, जो यहाँ पंचायती राज कानून जो पूरे देश का है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। अब तो समाप्त हो गए, बड़े अच्छे तरीके से हुए, सुचारू रूप से हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए। लेकिन रविंद्र रैना जी, अब जो नतीजे हैं क्या होगा बीजेपी का, क्या नर्वसनेस है इस समय? भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है। एक तरफ गुपकार गठबंधन था जहां 10-10 पार्टियों ने गठबंधन किया था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है और हमें विश्वास है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू संभाग में 70 से 80 के बीच में हम सीटें जीतेंगे और वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर, जिनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हमने खड़ा किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 30 से 40 के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की
जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद के चुनावों में बड़ी जीत होने वाली है। और कल मैंने जो है एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो चुनाव है ये ईवीएम के द्वारा नहीं हुए हैं, बैलेट पेपर के द्वारा हुए हैं, तो इसीलिए जो परिणाम है उनमें जो आने में है थोड़ा समय लग सकता है। जिन सीटों पर जो है टर्नआउट यानी कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और जहां पर उम्मीदवारों की संख्या कम है वहां पर परिणाम जो है जल्दी आ जाएंगे। दोपहर तक जो है पहले परिणाम आने की जो है संभावना है। लेकिन जहां पर टर्नआउट काफी ज्यादा रहा है जिन जो निर्वाचन क्षेत्रों में और जहां पर उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा है वहां पर परिणाम आने में जो है काफी समय लग सकता है और शाम तक हमें जो है उसका जो है इंतजार करना होगा। जहां तक पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती के आरोपों का प्रश्न है, कल जो है पीडीपी के कुछ नेताओं को डिटेन किया गया। जहां तक प्रशासन का है, प्रशासन का यह कहना है कि ये कुछ पुराने जो केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं और दूसरे केस हैं, उन के सिलसिले में उनको जो है डिटेन किया गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है इन चुनावों में जो है हेरफेर करने की जो है कवायद कर रही है और इसीलिए पीडीपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का आरोप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर पीडीपी के मुखिया जो है महबूबा मुफ्ती उसके आरोपों का खंडन किया है और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, जैसे कि आपने मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत में भी सुना रविंदर रैना के साथ, उन्होंने कहा कि 70 से 80 सीटें जो है वो ये जहां जम्मू में जीतेंगे और कश्मीर घाटी में लगभग 30 के करीब सीटें, ऐसा उनका दावा है। दरअसल ये जो जिला विकास परिषद के चुनाव है इसमें कुल सीटें जो है 280 हैं और हर जिले में 14 सीटें हैं। डीडीसी चुनाव नतीजों में किसका होगा जम्मू कश्मीर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। काउंटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और आपको अभी का ताजा अपडेट हम दे दें। जबरदस्त टक्कर चल रही है जम्मू कश्मीर में गुपकार और बीजेपी के बीच। गुपकार अलायंस आगे निकलता हुआ 19 सीटों पर इस वक्त गुपकार अलायंस आगे चल रहा है, जबकि 11 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं 7 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा की शुरुआत। प्रोफेसर संगीत रागी, बड़ा सवाल यहां से अभी ये उठता है कि गुपकार अलायंस जिस तरह से रुझानों में आगे दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब माना जाए? क्या लोगों ने गुपकार के एजेंडे पर मोहर लगाई? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं रहता है इस बात का कि जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में गुपकार जो ग्रुप है वो आगे रहता है या भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि लोग, जनता ने 51% अपना सहभागिता दिखाई, वो पार्टिसिपेट किए। जीतता हारता कौन है ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक बार दोबारा शुरू हो रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को जानना चाहिए कि 1987 में जब इलेक्शन प्रोसेस के साथ जब कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका दुरुपयोग किया था, उसी के बाद से वहां पर स्थितियां ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तो इसमें मुझे लगता है कि जितनी जनता की सहभागिता है 450 से ज्यादा महिलाएं कंटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू एंड कश्मीर में उनका इस प्रकार की सहभागिता और वह भी कैंडिडेट के रूप में पहले नहीं देखी जाती थी। ये जरा सोचने लायक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जमीनी स्तर पर वहां पर लोग चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये देखना है कि ये 280 सीट के अंतर्गत जो है वो कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 370 पर मुहर है। 370 एक संवैधानिक प्रावधान था, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही इसको खत्म किया गया है। और मैं आशुतोष जी से इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जब आप गुपकार गैंग को यदि आप गैंग कहते हैं तो आप कोई गलत मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए इसमें तो ठीक है, इसमें रिएक्शन आ गया था, डॉक्टर पात्रा ने भी दिया। लेकिन डॉक्टर पात्रा, गुपकार अलायंस अगर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या ये पॉलिटिकल मैसेज इस तरह से पढ़ा जाएगा कि 370 के खिलाफ लोगों में गुस्सा था? देखिए, पहले तो मीनाक्षी जी मुझे लगता है बहुत संयम की आवश्यकता है और देर रात तक ही नतीजे मालूम पड़ेंगे। और अशरफ वानी जी की उस बात को याद रखिए कि पहले काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो वैली में समाप्त होगी और ये जो आप इनिशियल रुझान देख रहे हैं ये अमूमन वैली के रुझान देख रहे हैं, क्योंकि वैली में कंपेयर टू जम्मू रीजन कम वोटिंग हुई है, इसलिए यहां पर काउंटिंग पहले समाप्त होगी, रुझान पहले दिखेंगे। अगर वैली में भी भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, ये अपने आप में एक बहुत
बड़ी कहानी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसलिए देर रात तक जब तक छवि स्पष्ट नहीं होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन संबित जी देखिए, दक्षिण कश्मीर में भी जैसे 10% वोट भी वहां नहीं पड़े, और ये हर चुनाव का लगभग हाल है। केंद्रीय एजेंसीज भी अगर वोटिंग का परसेंटेज ना बढ़वा पाए तो सवाल तो इस पर भी उठेगा ना। देखिए, सवाल उठाना वो आपका धर्म है, मगर सबसे बड़ी बात है, आप याद करिए पूंछ इलाके में 83% वोट हुआ है, वहीं पूरे के पूरे में आपको वोटिंग परसेंटेज का मैं ग्राफ लेके बैठा हूं। हाँ, मगर एवरेज जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वैली के, उन 10 डिस्ट्रिक्ट में जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वो 40.6% है। 40.6% अपने आप में 40.6% कोई छोटी मोटी वोटिंग परसेंटेज नहीं होता है, ये अपने आप में ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज है। तो आप औसत निकालिए पूरे वैली का, ये अपने आप में एक अच्छी संख्या है। तो ये प्रदर्शित करता है कि लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेने की इच्छा थी। जहां तक गुपकार वर्सेस बीजेपी की बात है, मैं एक बात कह के अंत करूंगा अपने विषय को। देखिए, सब एक तरफ और हम एक तरफ हैं, यह भी कोई छोटी बात नहीं है। एनसी, पीडीपी, 7 पार्टी एक तरफ हैं और हम एक तरफ खड़े होकर इन सबका मुकाबला कर रहे हैं। इन सब पार्टियों का अपना अपना बेस है। ये ठीक है। संबित पात्रा जी जो सवाल उठा रहे हैं, ऑल वर्सेस बीजेपी, और ये सवाल फिर वही निकल कर आता है कि आप लोगों का बड़ा मकसद क्या है? सिर्फ डीडीसी चुनावों तक में उतर जाना, जहां पर आप विरोधी विचारधाराओं तक के साथ आ गए, क्या यहीं तक सीमित है या बड़ा मकसद कुछ और है? आप किन से, मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे सवाल है। देखिए, संपत पात्रा साहब के सभी ख्यालात से इत्तेफाक नामुमकिन है। जब वो कहते हैं बीजेपी एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, ये बात कहाँ से आती है? आपको एक पूरे मुल्क का सपोर्ट हासिल है और आपकी सरकार है, और अगर आप देखेंगे यहाँ सिक्योरिटी का जायजा लेंगे कैंडिडेट्स का या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कैंपेन चलाने वाले थे, अपनी पार्टी की और बीजेपी की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे और फिर हमारी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, और फिर जिस तरीके से पीडीपी के लीडर्स और एनसी के लीडर्स को एक मेलाइनिंग कैंपेन के तहत एक या दूसरी तरह सताने की कोशिश की गई, आपको लगेगा कि वी वर पिटेड अगेंस्ट एब्सोल्यूट स्टेट पावर। एक चीज मुझे इस वक्त तसल्ली हो रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने इस सब मिसयूज के बावजूद जो स्टेट पावर का दुरुपयोग हुआ, जो कैंपेन जिस ढंग से चलाई गई, पूरा मुल्क जैसे हमला करने आया था, तो डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। ठीक है, आपकी लीडर ने भी ये ट्वीट किया है, महबूबा जी का वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे, ये आप आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। लेकिन भट्ट साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आपके घोषणा पत्र पर भी नजर डाल लें तो सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य तौर पर बातें उभर कर आती हैं वो लोगों को डराने की है। 370 हट गया तो ये हो जाएगा, कश्मीर का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति आप लोग करते हैं। 370 कोई यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा नहीं रहा है, वो हमारे संविधान का हिस्सा रहा है। आपके घोषणा पत्र में डेवलपमेंट प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता? अगर आप संविधान में मेजॉरिटी की बुनियाद पे कोई भी अमेंडमेंट तो सर भट्ट साहब, डीडीसी चुनाव में आपके घोषणा पत्र में विकास का मुद्दा प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता? ये कोई विरोध नहीं है। जब आप कहोगे कि एक आईनी हरकत पे आपको मुझको एतराज है, यू मे बी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। भट्ट साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सवाल नहीं सुन पाए हैं शायद। भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डराने के मकसद से आप क्यों जनता के बीच जाते हैं? अपने विकास की योजनाएं लेके क्यों नहीं जाते उनके बीच? डेवलपमेंट पर क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, डेवलपमेंट पीस में होती है, डेवलपमेंट सेटिस्फेक्शन में होती है, डेवलपमेंट सिस्टम पे एतबार पे होती है। अभी तक तो यहाँ एप्रीहेंशंस ही एप्रीहेंशंस है। क्या आप हमको चलने दोगे कि नहीं चलने दोगे? क्या इलेक्शंस फेयर होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? साहब 370 तो अभी पिछले साल हटा है ना, 370 तो पिछले साल हटाया। अगर उसी से आपको आपत्ति है, उससे पहले तो आप लोगों ने ही राज किया, उससे पहले आप लोगों ने राज किया। फिर भी गुड गवर्नेंस के मामले में जम्मू कश्मीर देश के 21 राज्यों में आखिरी पायदान पर है। मदद से थोड़ी हुई, लोगों की मदद से हुई। गुड गवर्नेंस के मामले में आखिरी पायदान पर है, पूरे देश के राज्यों की लिस्ट में आखिरी पायदान पर आप ही लोग राज कर रहे थे ना। पीने के साफ पानी की उपलब्धता के मामले में जम्मू कश्मीर देश में 19वें नंबर पर है। पीने का पानी छोड़िए, मैं बाकी मुद्दों की बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ जो सेंट्रल फंडिंग हो रही है,
अरे उसका साहब, जायजा मैं उन लीजिए। बेसिक मुद्दों की बात कर रही हूँ जिसके लिए जनता सरकार को चुनती है। गुड गवर्नेंस, साफ पीने का पानी, मैं बहुत बेसिक मुद्दों की बात कर रही हूँ। डीडीसी को जिन चीजों के लिए एड्रेस करना चाहिए, उन मुद्दों की बात कर रही हूँ। दैट दोज आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल, बाकी सर्वेलेंस एजेंसी। ठीक है, डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। फटाफट दीजिए, डॉक्टर पात्रा बोलिए। देखिए, अभी मैंने पीडीपी के नेता भट्ट साहब को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, वो है एप्रीहेंशन। जनता के मन में एप्रीहेंशन है। जनता के मन में कोई एप्रीहेंशन नहीं है मीनाक्षी जी। अगर जनता के मन में एप्रीहेंशन होता तो 51% की वोटिंग नहीं होती। एप्रीहेंशन वहां के स्थानीय चुनावी पार्टियों के मन में है, उनके नेताओं के मन में है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आरोप लगा रहे हैं इसी कि दौरान फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे आप लोग। उनके नेताओं को आपने बंद कर दिया है, जबकि आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, सारे केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे हैं, तो आप फेयर पिच पर उन्हें नहीं लड़ने दे रहे। वो ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इसका भी जवाब देता हूं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो एप्रीहेंशन वाली बात कर रहे थे, आप याद करिए रोशनी एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार इन्होंने दुर्नीति किया था, जिस प्रकार से इनके नेताओं ने बड़े बड़े टुकड़े जो जमीन थे, जंगल की जमीन थे, इन्होंने अपने नाम पे किया था और गरीबों को किस प्रकार अंधेरे में ढकेला था, ये तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में खुलासा हुआ है। ये पूरा मसला हाईकोर्ट ने खुलासा किया है। हाईकोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपा है। आप बताइए, जमीन आप गरीबों से लेकर अपना महल बना रहे थे, ये एप्रीहेंशन इनके मन में है कि अब हमारा क्या होगा। जहां तक आपका कहना है कि इलेक्शन मशीनरी को हमने इस्तेमाल किया, किसने कहा? ये तो खुद अभी कह रहे थे कि हम तो इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। देखिए, 51% लोगों को बाहर निकलना, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होना, कोई आतंकवादी घटना का नहीं होना, किसी बड़े तरीके से इसको सैबोटाज नहीं करना, कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं होना, ये तो सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन है। ये तो एक सफलतापूर्वक इलेक्शन करने का सूचक है। किसने कहा कि, और देखिए ये लोग बॉयकॉट कर देते इलेक्शन। अगर हमने इलेक्शन मशीनरी के ऊपर किसी प्रकार भी दावा हमने बोला होता तो ये बॉयकॉट कर देते। ओके डॉक्टर पात्रा, अश्विनी जी, मैं आपसे एक सवाल यहां पर जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे, वेस्ट पाकिस्तान से, गोरखा जो है, वाल्मीकि समुदाय जो है, उनको वोटिंग का राइट्स मिला है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है यहाँ पर मैसेज दिखाई देता है कि इनके बीच में कैसा उत्साह था, और पॉलिटिकली क्या ये मैसेज जाता है कि इनका वोट कम से कम बीजेपी के पक्ष में गया होगा? जी मीनाक्षी, ये जो भी इस वक्त चुनाव के दौरान वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो कि अधिकतर सियालकोट से जो आए थे 47 के बाद, उनको यहाँ की सिटीजनशिप राइट नहीं था, स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, उनको फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने J&K की जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते थे, मगर फर्स्ट टाइम उन्होंने पंचायत में वोट डाला, उन्होंने डीडीसी के लिए चुनाव डाला, और लोगों में काफी उत्साह था कि जब से बीजेपी सरकार आई है, कम से कम उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है। उसके साथ जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो कि वाल्मीकि समाज है, जो कि बख्शी साहब ने तब पंजाब से लोगों को लाया था, सफाई करने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं था, तो तब लोगों को वहां से लाया था, और तब से इनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने भी 30-35 साल असेंबली में देखा, कितनी दफा इनको कोशिश की गई कि इनको वोटिंग राइट दिए जाए, मगर सारा सैबोटाज हो जाता था, नहीं होता था। बट इस दफा जो उन्होंने वोट डाला है, लोगों में काफी उत्साह था, और अधिकतर लोग, ये काफी लोग गरीब हैं, और ये सारा जो सांबा और जम्मू के इलाके में बसे हुए हैं, उन्होंने वोट डाला, और मुझे लगता है कि वो बीजेपी को वोट जाएगा। और हालांकि थोड़ा परसेंटेज कम है उन लोगों की, और उसके बीजेपी को फायदा मिलेगा। आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, समित पात्रा जी ने बड़ी सावधानी से चीजों को स्पिन देने की कोशिश की कि देखिए हमारी तो कितनी मजबूत स्थिति हो जाएगी वहां पे। हकीकत यह है कि इस चुनाव से क्या बीजेपी और केंद्र सरकार ये मानेगी, अगर गुपकार अलायंस को घाटी के अंदर अगर बहुमत मिलता है, तो वो फोर्सेस जिनको आप चीन परस्त कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं भारत के झंडा नहीं उठाते, जिनके बारे में आप ये कहते हैं धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आ रहा है, बीजेपी 18 सीटों पर आगे निकल गई है इस वक्त। जो डीडीसी के नतीजे आ रहे हैं, बड़ी खबर ये आ रही है हमारे पास। अभी तक गुपकार आगे दिखाई दे रहा था, 18 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। डीडीसी चुनाव में गुपकार अलायंस से आगे निकल चुकी है, कांटे की टक्कर ये चल रही है। 12 सीटों पर गुपकार अलायंस आगे चल रहा है, लेकिन गुपकार से एक कदम आगे निकलते हुए 18 सीटों पर इस वक्त बीजेपी दिखाई दे रही है। आशुतोष जी, कंप्लीट करिए। नहीं, मेरा यही कहना है कि अभी तो कि अगर गुपकार अलायंस को घाटी के अंदर अगर बहुमत मिलता है, मैं नहीं कहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या
सरकार इस बारे में सोचेगी कि भाई उनको क्यों बहुमत मिला है, जो धारा 370 को रेस्टोर करने की बात करते हैं, जो चीन परस्त लोग हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो सिर्फ ये कहने से कश्मीर का चुनाव एक बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। उसके छोटे पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करेंगे तो कश्मीर की समस्या को कॉम्प्लिकेट करेंगे, और कश्मीर की समस्या कॉम्प्लिकेट हो रही दिन पर दिन। अभी जो पीडीपी के जो साथी कह रहे थे, वो जो अप्रीहेंशन है, अगर वो अप्रीहेंशन नहीं हो तो आप कश्मीर को पूरी तरीके से खोलिए ना। आप कश्मीर को पूरी तरीके से क्यों नहीं खोलते हैं? आप नहीं खोल रहे हैं उसको। ये बात सही है कि चुनाव हुए, लेकिन चुनाव तो 1996 में भी हुए थे, जब जम्मू कश्मीर में भयानक तरीके से आतंकवाद हुआ था। विधानसभा के चुनाव हुए थे, सक्सेसफुली विधानसभा के चुनाव हुए थे। खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। एएमयू आज अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पिछले 56 साल में ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। आज शताब्दी वर्ष के जश्न से गुलजार होगी एएमयू। पीएम मोदी की तस्वीरों से पटी एएमयू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी ये तस्वीरें 100 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न समारोह की हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर पूरे कैंपस को सजाया गया है और सुरक्षा इंतजामात भी दुरुस्त किए गए हैं। आज समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। खास डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे मोदी। कोरोना काल में हो रहे इस अहम समारोह को पीएम मोदी वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे। इससे पहले वो इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट भी जारी करेंगे। पूरे परिसर में शताब्दी समारोह और मोदी के बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी तस्वीर लगाई गई है। ये पहला मौका मेरे ख्याल में ऐसा है कि इस तरह से जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है मुस्लिम्स की इंटेलेक्चुअल क्रेडल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वहाँ ये प्रधानमंत्री किस तरह से माइनॉरिटीज़ को, ऐसा ज़माना है जब आपको पता है कि जिस तरह की छवि बनी हुई है, किसानों का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत से इश्यूज हैं, तो वो ये हम लोग बहुत देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ कि कैसे हम लोगों जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में उनका क्या संदेश है। हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रीअश्योरेंस होगा और बड़ी रीअश्योरिंग उनकी प्रेजेंस होगी। इस अहम समारोह से पीएम मोदी का नाम जोड़ने के ऐलान के बाद से एक गुट लगातार विवादों को भी हवा दे रहा है। हालांकि अलीगढ़ के पूर्व सांसद का मानना है कि ये वक्त विवादित बयानों से बचने का है और यूनिवर्सिटी के लिए अलग पैकेज की पुरजोर मांग करने का है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें, जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए। चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। शम्स ताहिर खान, अलीगढ़, आज तक। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मुसलमानों के लिए आज जिस ईमान और विज्ञान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उसे हकीकत की जमीन पर 100 साल पहले सर सैयद अहमद खान लेकर आए थे, जो कि उन्हें पता था कि अगर दुनिया के रफ्तार के हिसाब से कदम मिलाकर चलना है तो दुनियावी तालीम जरूरी है। पेश है सर सैयद अहमद खान की कहानी एएमयू की जुबानी। सोचता वो 200 साल आगे की था। उनके मुखालिफ कहते रहे कि आदमी अंग्रेजियत का मारा था,
अंग्रेजी सिर में घुसी थी। पुराने जमाने के लोगों को ये इस्लाम को डुबोने वाले लगते थे। औरतों के बारे में उनके ख्याल को लेकर उनके ऊपर सवाल उठे। इस्लाम में रिफॉर्म की बात करते थे, जिनकी जरूरत आज भी है। बकौल सर सैयद मुसलमानों को अल्लाह का इस्लाम मानने की जरूरत है, न कि मुल्ला के इस्लाम की। मगर मेरे सैयद के मिशन को जानने से पहले उन्हें जानना जरूरी है, तभी मेरी बुनियाद को समझा जा सकता है। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के हिमायती तो बहुत है, मगर हिमायत किसी ने नहीं की। या यूं कहें कि सैयद से बढ़कर हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई रहबर नहीं, जो पिछले 100 सालों से मेरे जरिए उन्हें राह दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बहुत सारे से हिंदुस्तान के अंदर शख्सियतें पैदा हुई, जिन्होंने किसी ने आतंकवाद का अड्डा बताया, किसी ने जिन्हा का फोटो लगाने के ऊपर उसके ऊपर एतराज किया, जिसके स्टूडेंट जो है रहे वो पूरी दुनिया के अंदर हैं। कई हमने राष्ट्रपति दिए हैं इसी यूनिवर्सिटी से, जो है देश में बड़े आला किस्म के लोग दिए हैं। आज़ादी की जंग में बहुत सारे से लोग ऐसे रहे जिनका एएमयू से बहुत बड़ा वास्ता रहा है और रहेगा। देश के लिए हम हमेशा से सबसे आगे की सफ में खड़े होने वाले लोग हैं। हालांकि 1930 के दशक के आखिर में मुझ पर इल्जाम लगे, मुझे विवादों में घसीटने की कोशिश हुई, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। मगर मैंने जल्द ही इन विवादों से खुद को बाहर निकाल लिया। आज भी मुझ पर कई इल्जाम लगते हैं, कभी पाकिस्तान तो कभी जिन्ना के नाम पर। मगर जिन लोगों ने मेरे आंगन में तालीम ली है वो जानते हैं कि मेरा दिल तब भी और अब भी हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता है। ऐसे न जाने कितने दौर देखे हैं मैंने, वो भी गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। जो कि इंसान मरते हैं, इल्म हमेशा जिंदा रहता है। तो एएमयू के 100 साल पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।